बच्चों, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना होगा हमें। देखिए रिफ्रैक्शन कहते किसको है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो मैंने बच्चों कहा कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा तो ये बेंड कर जाता है, और हमने इसी फिनोमेनन को नाम दे दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू किया हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कह रहे हैं ज़रा समझिए। हमने कहा व्हेन अ बीम ऑफ लाइट goes from one medium to another, it bends. This phenomenon is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाने। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा तो बच्चों ये बेंड कर जाता है, और मैंने इसी घटना को नाम दे दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फिर आप बोलोगे कि सर ये मीडियम का क्या सवाल उठता है, मीडियम है क्या मीडियम। जैसे आप देखो मैंने यहाँ पर एक सेपरेशन दिखाया है, बहुत अच्छे से समझना। मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ और हम जीरो से हीरो बनेंगे। इससे नीचे कुछ भी नहीं है, आप समझिए, आप यकीन मानिए इससे नीचे कुछ भी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता रिफ्रैक्शन से संबंधित, और मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं वहाँ से उस लेवल तक ले जाऊँगा जिससे ऊपर हमारे एंट्रेंस नहीं पूछता। आइए चलिए देखिए, मैंने इसका नाम रखा मीडियम 1। मैं समझाऊंगा मीडियम का मतलब क्या है। और इसका नाम रखा मैंने मीडियम नंबर 2। देखिए मीडियम क्या हुआ, जिसमें लाइट की वेलोसिटी अलग अलग हो, हम उसी को मीडियम्स कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये एयर और मैं कहता हूँ ये ग्लास, तो यार ये एयर है तो एयर में लाइट की वेलोसिटी कुछ और होगी। मैं कहता हूँ ग्लास, तो ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कुछ और होगी, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो मैंने इसका नाम दे दिया मीडियम। तो मान लीजिए इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 है और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2 है। अगर ये दोनों जगह पे लाइट की वेलोसिटी इक्वल होती तो शायद मैं ये बोलता कि दोनों का मीडियम सेम था, दोनों सेम मीडियम में होता। चलिए इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। मान लीजिए एक लाइट को मैंने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करवाया। अब आप देखो ये इंसिडेंट रे है और आप जानते हो ये नॉर्मल कहलाता है बच्चों, इसमें तो सोचने की ज़रूरत है नहीं, यही है नॉर्मल। तो इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ज़रा सोचिएगा कि अगर मीडियम में कोई बदलाव नहीं होता देन लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। भाई लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था। अगर मीडियम में कोई बदलाव नहीं आता तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, या तो ये रे नॉर्मल की तरफ झुक गया या ये लाइट नॉर्मल से दूर चला गया। अब समझ रहे हो बात, अपने पाथ से डेविएट किया है, जो उसका ओरिजिनल पाथ था उस पाथ पर नहीं चला। और क्यों नहीं चला भाई, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी में बदलाव हुआ है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आया, मतलब लाइट की वेलोसिटी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि वो
बेंड कर जाता है और हमने इसी फिनोमेनन का नाम दे दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जरा सोचिएगा कि ये घटना कब हुआ था और ये घटना कब हुआ था। हाई स्पीड से जब लो स्पीड में लाइट आते हैं बच्चों, मान लीजिए हाई स्पीड है ये और ये लो स्पीड है। जब हाई स्पीड से लो स्पीड में लाइट आएंगे तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, और जब लो स्पीड से हाई स्पीड में आएगा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। मतलब इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि V1 का वैल्यू V2 से छोटा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब कोई लाइट हाई स्पीड से लो स्पीड में आता है, के रीजन में आता है, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, और जब कोई लाइट लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ आता है तो नॉर्मल से दूर चले जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और हमने इस फिनोमेनन का नाम दे दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ज़रा समझिए कि अगला टर्म उठाते हैं जो बेसिक फंडामेंटल टर्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइट होता है ना, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। भाई लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी यही होती है बच्चों, एप्सिलॉन आर म्यू आर, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन एयर। और सी क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या आप एयर बोलो, और एयर, और इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि मीडियम को कैसे क्लासिफाई किया गया। देखिए, ये एप्सिलॉन आर क्या था? दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। अरे ये म्यू आर क्या था? रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में फैक्टर बनाएगा अपने आप को, और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में अपना एक फैक्टर बना के आएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब हमारे चारों बगल यूनिवर्स में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट है ही, और हर जगह पे अलग अलग है। तो भाई लाइट की वेलोसिटी जो बदल रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने की वजह ये भी हो सकता है कि भाई लाइट की वेलोसिटी अलग क्यों हो रही है, क्योंकि यार कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कहीं पर कोई है ज़्यादा। तो यही वजह से हुआ था, और दिस इज नॉन एज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब चलिए बात उठता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसको हम लिखते हैं बच्चों म्यू से। तो मैं कहता हूँ रिलेटिव। देखिए, बात होता है एपेरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन ही किया गया था म्यू इक्वल टू C/V। याद रखिएगा, म्यू का नाम क्या रखा मैंने? C/V। ये कहाँ से आया है मैं इसका भी जिक्र करूँगा कुछ ही देर के बाद। थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा कि बेसिकली आया कहाँ से। मैं इसको ऐसे भी डिफाइन किया था कि इट इज़ डिफाइंड एज द एपरेंट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट बिटवीन द मीडिया। एपरेंट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट बिटवीन द मीडिया। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों कि C डिवाइडेड बाय C/εr म्यू आर। C से C कट जाएगा बच्चों, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया εr म्यू आर का अंडर रूट। ओके बच्चों, अब जरा समझिए कि ये बड़ी गजब का बात मैंने सामने लाया आपको कि यहाँ पर εr एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रिलेटिव टर्म है। तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम ही रखा है एक रिलेटिव टर्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं किसी का भी पूछूंगा तो आप पूछोगे सर किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि बात तो उठ रही है रिलेटिव टर्म का, तब आप जरूर पूछोगे सर किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो।
और क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि टर्म ही रिलेटिव टर्म है। अब यहाँ पर आप जरा समझने की कोशिश करें कि म्यू का वैल्यू आया एप्सिलॉन आर म्यू आर का अंडर रूट। ओके बच्चों, अब देखिए चूंकि ये अंडर रूट में है तो इसके दो वैल्यूज आएंगे, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव आएंगे या हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव आएंगे। तो देखिए जितने भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जनरली मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है ना उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव वैल्यू को शो करेंगे। लेकिन आज के डेट में कुछ ऐसे भी मटेरियल बनाए गए बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नेगेटिव था। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव था उसका नाम दिया गया हमें मेटा मीडियम या मेटा मटेरियल। ऐसे मटेरियल का नाम दिया गया मेटा मटेरियल। एक बार जेईई एडवांस ने 2010 सेशन में इसके ऊपर में क्वेश्चन भी दिया था, तो आप समझने की कोशिश करें बच्चों। अब यहाँ पर बात उठता है कि भाई यहाँ तक तो समझ में आ चुका है, अब यहाँ पर क्या बात उठ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कैसे डिफाइन किया भाई। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम को स्टैंडर्ड मान लिया और मैंने कहा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये हम लोगों ने मान लिया बच्चों, मान लिया बस। अब जो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो वैसे तो इसका वैल्यू होता है 1.008, लेकिन मैं इसको भी लगभग 1 बोलूँगा, इसको भी मैं लगभग 1 बोलूँगा। तो ये जो एयर देख रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो कहोगे सर जी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तब आप जरूर पूछोगे कि सर जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मली तो आप डिफाइन कर नहीं रहे हो ऐसे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जब नाम ले आया तो आप जरूर पूछोगे सर किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। तो मैंने कहा यार एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, देखो दोनों तो लगभग सेम ही था। तो मैंने सोचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, इसका वैल्यू होता है 3/2। ऐसे ही बात करता हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका वैल्यू होता है 4/3। देखिए आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज दिस वन। जैसे ग्लास की बात कर रहा हूँ, कई ग्लास ऐसे होंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 नहीं होगा, 1.6 होगा। तो हम डिस्कस करते हैं, थोड़े से इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जल्दी से फटाफट। तो चलिए हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लिया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब चलिए थोड़े थोड़े और छोटी छोटी बातें करते हैं बच्चों। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे लिखूँगा, अब इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे पढ़ोगे जरा उसको समझो। इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसे बोलोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और मैं इसको लिखूंगा ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। हमने ए म्यू बी को लिखा म्यू बी अपॉन म्यू ए। एक बार फिर से देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। ऐसे ही तुम एक बार फिर से बोलोगे, मैं कहता हूं इसका क्या नाम दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे लिखोगे इसको, म्यू वाई अपॉन म्यू एक्स। अब जरा यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। ए म्यू बी गुना बी म्यू ए, एक बार चेक करिए तो देखिए तो क्या वैल्यू आ रहा है इसका। मैं इसको लिख सकता हूं म्यू बी अपॉन म्यू ए इंटू म्यू ए अपॉन म्यू बी अपॉन म्यू ए
इंटू म्यू ए अपॉन म्यू बी, ये से ये और ये से ये कैंसल आउट हो गया। तो मैंने कहा कि इसका वैल्यू तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए म्यू बी गुना बी म्यू ए जो होते हैं वो 1 के बराबर होंगे बच्चों। मैं उम्मीद है आपको समझ में थोड़े थोड़े आने लगे। अब जैसे देखो, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लूँगा, आपको छोटे छोटे चीज़ ही सिखाना है पहले। जैसे मैं कहता हूँ कि इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3. Then calculate refractive index of glass विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आया? मैंने कहा कि भाई हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 3/2 और हमें और क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन 4/3, बट वी हैव टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, म्यू जी अपॉन म्यू ए। अब देखिए म्यू जी मतलब एयर के रिस्पेक्ट एयर तो 1 होता है, तो म्यू जी को वैल्यू दे रखा है मुझे 3/2 और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू भी दे रखा है 4/3। हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों दिस इज 9/8, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब मैं फिर से बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब यहीं से देख लो, ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इक्वल टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्लास पूछ लो तो आप सीधा सीधा बोलो ना, इसका जस्ट उल्टा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8/9। हमें उम्मीद है आपको समझ में आने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लो। जैसे मैं कहता हूँ, एक बात बताओ बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका यही तो मतलब हुआ बच्चों कि μ2/μ1 इज इक्वल टू V1/V2। एक बहुत अच्छा रिलेशन सामने आ रहा है कि μ2/μ1 इज इक्वल टू V1/V2। अब जैसे देखो मुझे किस प्रकार से क्वेश्चन देता है छोटे छोटे एग्जाम में। मैं कहता हूँ मान लो ये एयर है और मान लो ये ग्लास है। एक लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है बच्चों, एक लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एयर से ग्लास में आ रहा है। तो इस ग्लास में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, इस ग्लास में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, जरा समझना, ध्यान समझना बच्चों। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सिंपल है, μ2/μ1 इज इक्वल टू V1/V2। μ2 का वैल्यू क्या दे रखा है मुझे, ग्लास है ये, मैं लिखूंगा म्यू जी, और μ1 कौन है, एयर है, तो मैं लिखूंगा म्यू ए इज इक्वल टू V1/V2। V1 क्या है, एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, c, और V2 हमें पता करना है बच्चों। तब जरा समझने की कोशिश करें, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ इस बात को। ये रहा μ1, ये रहा μ2, ये रहा V1, ये रहा V2। डाटा क्या पता है हमें, μ2/μ1 इक्वल टू V1/V2। तो मैंने लिखा μ2 मतलब म्यू जी अपॉन म्यू ए इक्वल टू V1/V2। V1 क्या है, C, और V2 मुझे पता करना है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1,
इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V2। ये से ये कैंसिल आउट हो गया और मैंने V2 का वैल्यू बोल दिया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अच्छे से इसको नोट करिए, हम आगे देखें। तो चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया था ना। अब कुछ और बातों का हम जिक्र करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि when a beam of light goes from one medium to another medium, its frequency always constant। यहां पर भी एनर्जी कंजर्वेशन वैसे था कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है बच्चों, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता। तो बच्चों, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करते वक्त जरा समझने की कोशिश करें। दिस इज द मीडियम नंबर 1 और ये है मीडियम नंबर 2। इसमें लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज μ1 और लाइट की वेलोसिटी हो जाएगी v1। ये बात मैंने पहले से जानता हूँ। और मैं इस मीडियम की बात अगर करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और वेलोसिटी v2। मैंने क्या बोला कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा बच्चों, दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा, तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलते, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलते। तो आप मुझे ये बताओ, आपको जैसे कि पता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर यार फ्रीक्वेंसी तो कभी बदले ही नहीं, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और हम क्यों ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पर तैयार करें। हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा था कि μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, है ना। क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, दिस इज λ1 बाई λ2। हमें उम्मीद है आपको समझ में थोड़े थोड़े आने लगे हैं बच्चों। मतलब μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। एक बहुत अच्छा रिलेशन सामने लाया मैंने। अब कुछ और बातों को जिक्र करेंगे। धीरे धीरे टॉपिक अब ऊंचाई लेना शुरू करेगा, समझिएगा ध्यान से। एक दो छोटी छोटी बातें और मैं डिफाइन करता हूँ रेयर मीडियम और मैं डिफाइन करता हूँ डेंसर मीडियम। मैं दोनों चीज़ को डिफाइन करता हूँ बच्चों। रेयर मीडियम को भी डिफाइन कर रहा हूँ और डेंसर मीडियम को भी डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, हम किसको कहेंगे रेयर मीडियम और किसको कहेंगे डेंसर मीडियम। ऐसा कोई भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली लो हो। मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली लो हो। देखो, किसी को कम कैसे कह सकते हो, किसी को ज़्यादा कैसे कह सकते हो? यार वो कम भी तो ज़्यादा हो सकता है, वो ज़्यादा भी तो कम हो सकता है। मतलब मैं ऐसे सोच रहा था, जैसे मैं कहता हूँ कि ये कम है, यार किसके रिस्पेक्ट में कम है? इसके रिस्पेक्ट में कम है। लेकिन ये कम है, ये ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है? इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो मैं किसी को कम नहीं कह सकता हूँ, किसी को ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर इसका किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली लो हो, रिलेटिवली टर्म यूज़ कर रहा हूँ, रिलेटिवली लो हो, तो वो कहलाएगा रेयर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली हाई होगा उसे नाम दिया गया बच्चों डेंसर मीडियम। अब आप खुद बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी बच्चों। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है
तो वेलोसिटी हाई होगा यार, बता दो, वेलोसिटी हाई होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो वेलोसिटी लो हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल और उठता है बच्चों, जैसे मैं छोटी छोटी बातों का जिक्र कर रहा हूँ। मैंने बोला कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट goes from a rarer medium to denser medium, जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बच्चों ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। अब देखिए ना, ये एक मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि μ1 का वैल्यू कम है, μ2 ज़्यादा है और μ1 कम है, तो आप खुद बताइए कि ये कैसा मीडियम कहलाएगा। ये कहलाएगा रेयर मीडियम और ये क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। अब एक लाइट इस मीडियम से, एक लाइट इस मीडियम से, और देखिए एक लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहा है, तो यार देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी हाई होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी लो होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी के रीजन में लाइट एंट्री कर रहा है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जा करके ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा, देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और बच्चों मैंने इसका नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन हियर, रिफ्रैक्शन। फिर हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातें को हम लोग जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और आपको सुपर हीरो बनाऊंगा, तो इसलिए थोड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो एक केस तो हमने देखा कि एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, और मैं एक छोटा सा पॉइंट और जिक्र करूंगा कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट goes from denser medium to rarer medium। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से अब की बार रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो मैंने लिखा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से बच्चों दूर भाग जाएगा। आइए करते हैं जिक्र इसको भी। मान लीजिए एक मीडियम ये था, ये पहला मीडियम था, और बच्चों ये दूसरा मीडियम था। ओके बच्चों, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मैंने कहा कि एक लाइट ऐसे आ रहा था और वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। मतलब इस सिचुएशन में μ1 बड़ा है μ2 से, मतलब ये जो वेलोसिटी है यहाँ का, वो ये लो वेलोसिटी है, और यहाँ की जो वेलोसिटी है वो हाई वेलोसिटी है। तो एक लाइट जब लो वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी के रीजन में एंट्री करेगा बच्चों, तो आप अच्छे से जानते हो कि वो नॉर्मल की तरफ नहीं आएगा, वो इधर नहीं आएगा, वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बातें अब जरा समझना ध्यान से कि दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अब की बार ये वाला जो एंगल देख रहे हो ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका है। आप अच्छे से इसको नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल चीज़ें स्टडी किया जो हम लोग 9th-10th के स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। अब यहाँ से टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आप इसको थोड़ा अलर्ट रहना, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अलर्ट रहिएगा।
अब हमने स्टार्ट किया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। इससे पहले कि मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझाऊं, ये चलिए मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ क्या कहना चाहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझिए, इसके पहला पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट goes from one medium to another medium, optical path always remains कांस्टेंट। हमने आपसे कहा कि ऑप्टिकल पाथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब बात उठता है, यार ऑप्टिकल पाथ है क्या? आप ज़रूर पूछोगे सर जी ऑप्टिकल पाथ है क्या? तो देखिएगा, ऑप्टिकल पाथ को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे। देखिए, दो तरीके के पाथ होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल पाथ, मैं दोनों चीज़ों में समझाता हूँ, अंतर फिर समझ में आएगा आपको। एक होता है ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ, और दूसरा होता है ऑप्टिकल पाथ। कोई भी रे जब ट्रैवल करता है ना बच्चों, तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए, एक ज्योमेट्रिकल पाथ और दूसरा ऑप्टिकल पाथ। तो बच्चों, ये फॉर्मेट प्रिंसिपल था, चूँकि आपके सिलेबस में फॉर्मेट प्रिंसिपल नहीं है, तो इसीलिए मैं इस बात का जिक्र नहीं करूँगा। मुझे लगता है ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ आपको समझना पड़ेगा। चलिए वेट करिए। नॉइज़ प्रॉब्लम था बच्चों। चलिए, मुझे लगता है ठीक है। तो अब समझें, मैंने कहा ज्योमेट्रिकल पाथ और मैंने कहा ऑप्टिकल पाथ। मेरे बच्चे ज़रा समझिएगा, एक लाइट देखिए, मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। हमने एक लाइट को ऐसे भेजा था, इसकी थिकनेस टी है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि इस स्लैब से बाहर निकलना है, तो इस वक्त ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसने डिस्टेंस कवर किया है टी। तो जो इसका ज्योमेट्रिकल पाथ है वो है टी। लेकिन मैं अगर ऑप्टिकल पाथ का बात करूं, तो ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू गुना टी। ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल पाथ एंड दिस इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल पाथ। ये ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में अंतर आ गया होगा समझ में। अगर मैं ज्योमेट्रिकल पाथ पूछूं तो ये 30, और मैं पूछता हूँ ऑप्टिकल पाथ है तो ये हो जाएगा म्यू टी। तो ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में अंतर आपको समझ में आ चुका है। तो अब ये लॉ कहना क्या चाहता है? ये लॉ कहता है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा, यार वो 1000 मीडियम क्यों ना क्रॉस कर जाए, वो 1000 मीडियम क्यों ना क्रॉस कर जाए बच्चों, उसका ऑप्टिकल पाथ कभी भी नहीं बदलेंगे। मान लीजिए यहाँ की थिकनेस है T1 और मान लीजिए यहाँ की थिकनेस है x1 और यहाँ की थिकनेस है x2। ठीक है बच्चों, हमने एक लाइट को इसमें से एंट्री करवा दिया। ये लाइट ऐसे जा रहा होगा बच्चों। अब आप देखो, ये लॉ कहना क्या चाह रहा था कि चूंकि लाइट ऐसे जा रहा था, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर यार पहले देखो ना, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 कर दिया और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 कर दिया। यहाँ एयर था और यहाँ भी एयर था। तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएंगे तो उसके ऑप्टिकल पाथ नहीं बदलते। मतलब जो
हम कह सकते हैं कि म्यू1 x1 होगा वही म्यू2 x2 के बराबर होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो इसका जो ऑप्टिकल पाथ म्यू1 टाइम्स x1 हो जाएगा और इसमें ऑप्टिकल पाथ क्या होगा म्यू2 टाइम्स x2। तो मैं कहता हूँ यार ये तो कभी बदल ही नहीं सकता। इसका मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर ऑप्टिकल पाथ कभी भी नहीं बदलते। अब हम छोटा सा काम और कर लें, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। म्यू1 टाइम्स डी एक्स वन बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू2 टाइम्स डी एक्स टू बाई डी टी। अब जरा सोचिए कि डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते थे, स्पीड बोलते थे और क्या बोलते थे। तो मतलब हम कहेंगे कि म्यू1 टाइम्स v1 इज इक्वल टू म्यू2 टाइम्स v2। अरे वाह, अरे ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है भाई। यही चीज़ तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। याद आया कुछ आपको? बेसिकली ये फॉर्मेट प्रिंसिपल से आया है और ये जो प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो ये फॉर्मेट प्रिंसिपल है। चूँकि हमारे सिलेबस में फॉर्मेट प्रिंसिपल नहीं है इसीलिए हम उसका जिक्र करना ही नहीं चाह रहे हैं। हम डायरेक्टली हम ऑप्टिकल पाथ के रिस्पेक्ट में सोच के समझा देते हैं आपको। तो भाई हम कहेंगे कि म्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब म्यू1 लैम्डा 1 इक्वल टू म्यू2 लैम्डा 2। ये पहला लॉ था बच्चों। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़े और समझने की कोशिश करें। कई सारी बातें करेंगे हम लोग इसमें भी। अब एक लॉ और आया था, वैसे इसी का लॉ था, वैसे लॉ नहीं था, ये ऑप्टिकल पाथ ही था और कुछ नहीं था। तो ये लॉ क्या कहता है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जाने थे, कि मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री कर रहा है लेकिन वो नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, उसने कुछ एंगल के साथ लाया था। देखिएगा ध्यान से, ये एंगल आई है और ये एंगल आर था। तो अब समझने की कोशिश करें, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो अब आपको मैंने कहा था ऑप्टिकल पाथ कभी नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर भी तो मैं वही बात कह रहा हूँ, बस इसमें फॉर्मेट प्रिंसिपल को यूज़ करके मैं डायरेक्टली रिलेशन पे आता हूँ। और ये क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो म्यू टाइम्स साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। म्यू टाइम्स साइन थीटा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जितना म्यू साइन का वैल्यू यहाँ होगा, इधर होगा, उतना ही इधर भी होगा। वो चाहे 1000 बार क्यों ना रिफ्रैक्ट करे बच्चों, वो 1000 क्या 2000 बार क्यों ना करे रिफ्रैक्ट करे, लेकिन म्यू साइन का वैल्यू कभी नहीं बदलेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस सरफेस के लिए म्यू1 टाइम्स साइन आई और इस सरफेस के लिए, यहाँ के लिए मैं कहूँगा ज़रूर कि म्यू2 टाइम्स साइन आर, और मैं कहूँगा कि ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। मतलब म्यू1 टाइम्स साइन आई इक्वल टू म्यू2 टाइम्स साइन आर। अब समझने की कोशिश करें कि लाइट जब तक रिफ्रैक्ट करता रहेगा तो म्यू टाइम्स साइन का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप अच्छे से इसको नोट करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसको। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो अब आगे बढ़ा जाए। बच्चों एक बात बताइए, मुझे बहुत अच्छे से समझना है कि हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ा। क्या क्या पढ़ा था यार? कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा, है ना, तो ऑप्टिकल पाथ कभी भी नहीं बदलते। मैंने क्या बोला? ऑप्टिकल पाथ कभी भी नहीं बदलते। मतलब म्यू एक्स का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट था। और मैंने दूसरी बात इसी को फॉर्मेट यूज़ करके कैसे बोला कि जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्ट करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो म्यू टाइम्स साइन का जो वैल्यू होगा वो हर सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए मैं इसी को कैसे यूज़ करता हूँ। पहले तो मैं छोटा बात कर लेता हूँ, देखिएगा छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही फंडामेंटल एग्जाम्पल। मैंने कहा यार देखो, ये एयर है और ये ग्लास है, ये इंटरफेस है।
एक लाइट को मैंने एयर से ग्लास में भेजा था और संजोग देखो कि मैंने ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। ओके बच्चों, ये एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो मैंने कहा ये बताओ इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू बताओ। हमने बहुत ही बेसिक बात किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो ज़रा सोचिए हम कैसे इसको करेंगे। क्या बच्चों हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों कि अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ या अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जितना म्यू साइन यहाँ होगा उतना ही म्यू साइन यहाँ होगा। इसका मतलब यहाँ का देखो μ1 टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू μ2 टाइम्स साइन आर। जितना म्यू साइन ये सरफेस पे होगा इधर उतना ही म्यू साइन इस सरफेस पे होगा इधर। या कहीं पे भी बात करो, कहीं पे भी बात करो, म्यू साइन कभी नहीं बदलेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू μ2 का बात बदले में क्या लिखेंगे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, ये बात तुम्हें पहले से पता है, इंटू साइन आर। इसका मतलब बच्चों 1/2 इक्वल टू 3/2 इंटू साइन आर। जरा सोचिएगा 1 टाइम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स साइन आर। और बच्चों हमने कहा कि साइन आर का वैल्यू आया 1/3, इसीलिए आर इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 1/3 एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हेयर बच्चों। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आने लगा है। मैं थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, आप इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने कहा देख एक लाइट ना ऐसे जा रहा था, ठीक है, समझना, ध्यान समझना। एक लाइट ऐसे जा रहा था और ये एंगल फिर से दे दिया मैंने आपको 30 डिग्री। कितना दिया बच्चों? 30 डिग्री। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। चलो बहुत बढ़िया। हमने आपसे पूछा कि ये बताइए कि जब लाइट इधर से निकल रहा होगा तो ये एंगल कितना था। हमसे ये थीटा वैल्यू पूछ रहा था। देखिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन दिया था मैंने बच्चों। वैसे आपको ऐसे सोचना था, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा पहले वो देखो। ये सारे इंटरफेस थे, इतने सारे मीडियम्स भरे पड़े थे। मैंने कहा कि यार ये एंगल 30 डिग्री था, तो जब लाइट इधर से निकल के बाहर जा रहा होगा तो ये थीटा कितना है, तो मैं कैसे सोचूंगा। मेरे दिमाग में तो यार एक ही आइडिया है कि म्यू साइन तो कभी नहीं बदलने वाले, कभी नहीं बदलेंगे। जितना म्यू साइन इस सरफेस पर यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा। मतलब जब तक वो रिफ्रैक्ट करता रहेगा म्यू साइन कभी नहीं बदलेंगे। मतलब मैं बिल्कुल कहूँगा कि 1 इंटू साइन 30 डिग्री, मैं दोनों कंजर्व करता हूँ, 1 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.7 इंटू साइन थीटा। मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? 1 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.7 इंटू साइन थीटा। साइन 30 इज हाफ, 1.7 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया बच्चों 1/3.4, इसलिए थीटा का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स 1/3.4। तो मैं उम्मीद है आपको समझ में आने लगा है बच्चों। बहुत ही बेसिक केस लिया था मैंने। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, थोड़े और बढ़िया समझो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल जेई से लेता हूँ। जेई एडवांस में आया हुआ था, मेरे ख्याल से 2001 का क्वेश्चन था, चेक कर लेना आप। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था बच्चों कि यहाँ पर कई सारे मीडियम्स दे रखे थे। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ μ2, यहाँ μ3, यहाँ μ4। ओके बच्चों, μ1, μ2, μ3, μ4, कोई दिक्कत नहीं।
और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि लाइट ये ए बी है और ये है सी डी, ये है सी डी। तो मुझे कुछ ऑप्शन दिया था, पहले मैं ऑप्शन लिखता हूं और फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा था कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों हम कैसे सोचेंगे, जरा सोचिए। आप ये देखो, ये एंगल को कुछ नाम दे दो आई और ये एंगल का नाम दे दो आर। तो हमें अच्छे से पता है कि जितना म्यू साइन यहाँ होगा उतना ही म्यू साइन यहाँ भी होगा। तो मैं लिखता हूँ 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई, 1 नहीं म्यू 1 है, म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 इंटू साइन आर। ठीक है ना बच्चों। चूंकि ये एंगल बराबर है, आई और आर बराबर हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा आंसर सिंपल आ गया, म्यू 1 इक्वल टू म्यू 4। तो मैं उम्मीद है आपको समझ में ये सारी बातें आ चुका है। इसका थर्ड पार्ट सही था। अब देख सकते हो कि जेई ने कितने बेसिक लेवल पे क्वेश्चन दिया था बच्चों। अब अच्छे से इसको नोट करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ।